जो काम मैं 20 साल में नहीं कर पाया, तुम चंद दिनों में कर लोगे। झोपड़पट्टी में शिखर और दिनेश के सामने बैठा मुरारी ये कहता है। अपनी बात जारी रखते हुए मुरारी आगे बोलता है, मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं छुप कर क्यों रह रहा हूं? इंसान को कोई समस्या तब तक समस्या नहीं लगती जब तक खुद उस पर ना बीते। ये कहते हुए मुरारी के सारे जख्म जैसे ताजा हो जाते हैं। उसकी आंखें भर आती हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, एक ही बेटा था मेरा, वो भी इस गांव के और लोगों की तरह वो प्रदूषित पानी की वजह से बीमार पड़ा था। बहुत इलाज कराया पर मैं उसे भी नहीं बचा पाया। पर ठान लिया था कि उसके गुनहगारों को सजा जरूर दिलाकर रहूंगा, ताकि जो मुझ पर बीती वो किसी और पर ना बीते। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है अपने ही हाथों से अपने बेटे की अर्थी को कंधा देने के लिए। तुम्हें क्या लगता है उसके कातिलों को सजा दिलाने में मैंने कोई कसर छोड़ी होगी? पर बदले में क्या मिला? वो लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और मुझे यहां छुप कर रहना पड़ रहा है। शिखर शायद मुरारी का दर्द ना समझ सकता हो, पर वो जानता था कि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है। मुरारी की कहानी सुनकर शिखर की भी आंखें नम हो जाती हैं और अमित से बदला लेने और उसके किए की सजा उसे दिलाने का इरादा और पक्का हो जाता है। शिखर मुरारी के कंधे पर हाथ रखता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है, मैं जानता हूं तुम पर क्या बीती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, पर उसका अंदाजा जरूर लगा सकता हूं। हम दोनों का मकसद एक है। अब तक तुम अकेले कोशिश कर रहे थे, पर अब हम तुम्हारे साथ हैं। वो कहते हैं ना, एक से भले दो। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम तुम्हें, तुम्हारे बेटे और गांव के उस हर आदमी को जो इसका शिकार हुआ है, उसे इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अमित और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम उन्हें सजा दिलाएंगे। मुरारी को शिखर की बात सुनकर हौसला बढ़ जाता है। वो सोचता है कि शिखर की बात में दम तो है और वो ठहरा एक मामूली इंसान जिसे कोई नहीं जानता, पर शिखर की पहुंच ऊपर तक है। उसके पास पैसे और वो सब संसाधन हैं जिनकी मदद से उस फैक्ट्री का सच सामने लाया जा सकता है। शिखर को अपने साथ पाकर मुरारी में भी हिम्मत आ जाती है। मुरारी अपना बचा कुचा आत्मविश्वास इकट्ठा करके शिखर से कहता है, पर यह काम आसान नहीं होगा। पुलिस, मीडिया सब उसकी जेब में है। सब जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है। उसने सबको घूस दे रखी है। कोई अमित के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, ना ही कोई ये खबर छापता है। अगर अमित का नाम बाहर आया तो उसके साथ कई बड़े नाम सामने आएंगे और वो लोग कभी ऐसा नहीं होने देंगे। शिखर मुरारी की बात ध्यान से सुनता है और उसे तवज्जो देते हुए कहता है, मैं जानता हूं, तुम बस हमें यह बताओ कि हमें क्या करना होगा इस केस को वापस खुलवाने के लिए। मुरारी उत्साहित होते हुए कहता है, सबसे पहले हमें सबूत जुटाने होंगे ताकि हम वो अदालत को दिखाकर इस केस को वापस खोलने की अर्जी दे सके। हमें इसके लिए 2 चीजें चाहिए होंगी। जो भी लोग बीमार हुए हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स और उस तालाब के पानी का सैंपल अगर हमें मिल जाए तो ये साबित हो जाएगा कि फैक्ट्री से निकालने वाले व्यर्थ पदार्थों से तालाब प्रदूषित हुआ है और उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये 2 सबूत अगर हमने अदालत में दिखा दिए तो ना चाहते हुए भी उन्हें ये केस वापस खोलना पड़ेगा और दोबारा छानबीन शुरू हो सकेगी। शिखर मुरारी को आश्वासन देते हुए कहता है, ठीक है, मैं और दिनेश जलगांव जाकर लोगों की मेडिकल रिपोर्ट्स और तालाब का सैंपल ले आएंगे। मुरारी पास ही बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है और गंभीर होते हुए कहता है, ये काम इतना आसान नहीं होगा। वहां का कोई भी डॉक्टर तुम्हें मेडिकल रिपोर्ट्स बनाकर नहीं देगा और तालाब का सैंपल लेने के लिए तुम्हें पहले तालाब के पास पहुंचना होगा। वहां कड़ी सिक्योरिटी होती है, चारों ओर 24 घंटे गार्ड्स पहरा देते हैं और किसी को भी ट्रेसपासिंग की अनुमति नहीं है और घेरा लांघ कर जाना लगभग नामुमकिन है। शिखर मुस्कुराते हुए कहता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैंने पहले भी बहुत से नामुमकिन काम किए हैं। अमित की बर्बादी को मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है और जो मैं ठान लेता हूं वो करके रहता हूं। मुरारी चिंतित होते हुए कहता है,
मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। शिखर जाते हुए कहता है, नहीं, तुम यहीं रहो। किसी को इस प्लान के बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना वो जरूर कोई ना कोई खलल डालने की कोशिश करेंगे और तुम्हें इतने सालों बाद वहां देखकर किसी को भी शक हो सकता है। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। बेहतर यही रहेगा कि तुम हमारे वापस आने तक यहीं रहो। यह कहकर शिखर और दिनेश वहां से चले जाते हैं। शिखर दिनेश से फोन पर बात करते हुए घर पहुंचता है। वो अनन्या को ढूंढता है, पर उसे अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही। फोन रख घर के अंदर अनन्या को ढूंढने लगता है। अनन्या का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। शिखर को अनन्या के कमरे में बिस्तर के बगल में मेज पर रखी एक चिट्ठी मिलती है। शिखर चिट्ठी जैसे ही पढ़ता है, उसके अंदर बेचैनी भर जाती है। शिखर की सांसें तेज हो जाती है और वो अपने कार की चाबी ले भागते हुए घर के बाहर जाता है, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है अनन्या घर छोड़ के जा रही है। शिखर अपनी कार से थोड़ी दूर जाता है कि उसे अनन्या टैक्सी का इंतजार करते दिखती है। शिखर अनन्या के पास जाकर अपनी कार रोकता है। अनन्या उसे देख अपना सामान ले फिर से वहां से जाने लगती है। शिखर भागते हुए उसके सामने आता है और उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहता है, कहां जा रही हो तुम बिना बताए? अनन्या शिखर के हाथों से अपना हाथ झटकते हुए कहती है, बिना बताए कहीं नहीं जा रही। फोन नहीं उठा रहे तो खत लिख के बता के जा रही हो। शिखर अनन्या की ओर देखते हुए पूछता है, अचानक से जाने का फैसला क्यों बना लिया तुमने? अनन्या भी पलट कर कहती है, मैं ठीक हो चुकी हूं, अब किस हक से रहूं तुम्हारे साथ? तुम किसी और के हो, क्या हक है मेरा तुम्हारे साथ रहने का? शिखर के पास अनन्या के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। शिखर अनन्या के सामने अपना सर झुका खड़ा है। अनन्या मुंह फेरते हुए कहती है, बेहतर यही होगा कि तुम वापस चले जाओ। हमारा साथ रहना शायद हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं है। इतना बोल अनन्या फिर अपना सामान लिए वहां से जाने लगती है। तभी शिखर पीछे से उसका हाथ पकड़ता है। अनन्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर शिखर उसे खींचते हुए अपने पास लाता है और उससे कहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो। अनन्या शिखर की आंखों में जैसे ही देखती है, शांत हो जाती है। उसे शिखर की आंखों में अपने लिए एक परवाह दिखती है। उस पल शिखर के हाव भाव को देखकर अनन्या बिल्कुल शांत हो जाती है और शिखर पूरे हक से उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाकर कार में बैठता है और वापस घर ले आता है। अनन्या को घर छोड़ शिखर मुड़कर वहां से निकल जाता है। शिखर के जाने के बाद अनन्या मन ही मन सोच रही है कि घर छोड़ के जाने का नाटक तो उसने शिखर को अपने और करीब लाने के लिए किया था, मगर जब शिखर ने उसका हाथ पकड़ा था तब उसे शिखर की आंखों में अपने लिए प्यार साफ दिख रहा था। उस पल अनन्या अपने सारे छल छलावे भूल कर शिखर की आंखों में दिखा उसके लिए वो प्यार याद कर रही है। अनन्या अपना फोन निकालकर शिखर को संदेश भेजती है। शिखर के फोन में संदेश की घंटी बजती है और शिखर जैसे ही संदेश पढ़ता है, कार वहीं रोक देता है। संदेश में अनन्या ने लिखा था, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो शिखर? शिखर के मन में भी तब से यही दुविधा चल रही है। शिखर अपने आप से सवाल किए जा रहा है अभी जो हुआ उसके बारे में। आखिर क्यों मैं इतना बेचैन हो गया था अनन्या के वहां ना होने पर? क्यों मैंने अनन्या पर अपना हक जताते हुए उसे अपने साथ घर वापस ले आया? क्या मैं सच में अनन्या से ही प्यार करता हूं? शिखर अपनी जेब से एक सिक्का निकालते हुए सोचता है, चिट्टाई तो अनन्या, पटाई तो शीना, मगर यह फैसला चिट या पट से नहीं, दिल जिसका नाम लेगा उससे होगा। और शिखर सिक्का हवा में उछाल देता है। जैसे ही सिक्का हवा में जाता है, शिखर का मन बार बार अनन्या का नाम लेने लगता है। शिखर बिना चिट या पट देखे सिक्के को हाथ में पकड़ते हुए सोचता है, मैंने शीना से प्यार करने की बहुत कोशिश की, मगर शायद मेरा दिल हमेशा से अनन्या से ही प्यार करता है। शिखर अपनी गाड़ी मोड़ लेता है। उसे पता है किससे मिलना है उसे इस बारे में। शीना के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। दरवाजा खोलते ही सामने शिखर को देख शीना उससे लिपट जाती है, मगर शिखर को गले लगाते हुए शीना को कुछ अजीब सा महसूस होता है। शीना ने तो शिखर को अपनी बाहों में भर लिया था, मगर शिखर उसे पलटकर गले नहीं लगा रहा था।
शिखर ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। शिखर के हाव भाव को देखकर शीना को ऐसा लग रहा है कि शिखर को असहज सा महसूस हो रहा है। वो अपने आप को शिखर से दूर करते हुए पूछती है, क्या हो गया, सब सही तो है ना? शिखर शीना से बिना आंखें मिलाए कहता है, सब ठीक है, बहुत दिनों से मिले नहीं हैं हम, तो सोचा एक बार मिल लेते हैं। शीना मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तो जनाब मुझसे मिलने आए हैं, आखिर याद आ ही गई मेरी, या कोई काम है मुझसे? शिखर नजर नीचे करते हुए कहता है, नहीं कुछ काम नहीं था। शिखर अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था शीना से कुछ कहने को। शीना शिखर के इस अजीब व्यवहार को समझ नहीं पा रही। वो शिखर का सर उठाते हुए उसकी आंखों में देखती है। देखते ही समझ जाती है कि क्या चल रहा है और शिखर से कहती है, मुझे तुम्हारा अनन्या के इतना करीब आना बिल्कुल भी नहीं पसंद। शिखर मुंह फेरते हुए कहता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे और अनन्या के बीच। शीना भी पलटते हुए कहती है, अगर मुझसे प्यार करते हो तो क्या राज है कि अनन्या के साथ इतना समय बिताते हो? शिखर अपना सर हिलाते हुए कहता है, तुम्हें अनन्या से क्या दिक्कत है? शीना आवाज तेज करते हुए कहती है, मुझे अनन्या से कोई दिक्कत नहीं, जो भी है बस तुम्हारे और अनन्या के साथ आने से है। शिखर शीना को समझाते हुए कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शिखर आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि उसका फोन बजने लगता है। शिखर देखता है उसे दिनेश का फोन आ रहा है। वो समझ जाता है कि जलगांव जाने का समय हो गया है और देरी नहीं की जा सकती है। न चाहते हुए भी शीना से माफी मांग शिखर यहां से जाने लगता है। शिखर जैसे ही शीना के घर के बाहर एक कदम रखता है, शीना उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो शिखर? शिखर जो जवाब देते हुए जाता है वो सुन दरवाजा बंद कर अंदर शीना रोना शुरू कर देती है। शिखर ने कहा था, मैं अनन्या से प्यार करता हूं। शिखर कुछ देर वहीं दरवाजे पर खड़े रहे, उससे बात करने की कोशिश करता है मगर शीना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर से दिनेश का फोन आता है और शिखर को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है। शिखर दिनेश के साथ जलगांव पहुंचता है। पहुंचते ही काम पर लगते हुए मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए शिखर घर घर जाकर लोगों से बात करता है, पर रिपोर्ट तो दूर की बात है, कोई टेस्ट कराने को भी तैयार नहीं है। उनमें से एक आदमी शिखर को परेशान देखकर उसके पास आता है और उसको किसी एकांत जगह पर ले जाता है। वो इधर उधर देखकर यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा और डरते डरते शिखर से कहता है, ये सब डरे हुए हैं, इन्हें लग रहा होगा कि तुम्हें भी फैक्ट्री से किसी ने भेजा है। तुम्हारे कहने से कोई भी टेस्ट कराने को तैयार नहीं होगा, पहले तुम्हें इनका विश्वास जीतना होगा। इनको भरोसा दिलाना होगा कि तुम उन लोगों से मिले हुए नहीं हो, और इन लोगों को कैसे भी मना भी लिया तो यहां का डॉक्टर कभी उस रिपोर्ट पर साइन नहीं करेगा, वो भी फैक्ट्री वालों का ही आदमी है। और ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। क्या शिखर गांव वालों का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाएगा?